हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले बार थर्मोडायनेमिक्स का मैंने एक लेक्चर लिया था, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3। टुडे विल बी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स। बेसिक के बारे में बात करेंगे। अभी भी बेसिक में ही है, क्योंकि जब तक फाउंडेशन सही नहीं होगी तब तक बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती। तो आज भी हम लोग बेसिक से ही रिलेटेड बातें करेंगे। और साथ में पिछली बार एक डाउट आया था मेरे पास, दैट वाज रिगार्डिंग टेम्परेचर स्केल। तो आज थोड़ा बहुत टेम्परेचर स्केल के बारे में भी बात करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में आज बात करेंगे हम लोग आपके वर्क डन के बारे में, ठीक है। सो आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेक श्योर करिए कि लाइक दिस वीडियो, share it with your friends. If you are new to this, subscribe to my channel. If you have any doubt, any suggestion, kindly comment. Okay, so let's proceed ahead. आगे बढ़ते हैं। So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर स्केल के बारे में। So there were two temperature scale. One was before 1954, another was in which is used in today's. ठीक है। सो सबसे ज़रूरी क्या, 1954 के पहले कैसे होता था, इस पे क्वेश्चंस भी वगैरह आते थे पहले। अभी इस साल तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट मे बी नेक्स्ट टाइम में पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वी टेक टू रेफरेंस पॉइंट, वी विल टेक टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो टू रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। अनदर रेफरेंस पॉइंट विल बी योर स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. These two are the references which we are going to take. For this we use the equation T is equals to AX plus B. This is the standard equation which we use. T is equals to AX plus B. So for ice I can write T is equals to 0. Okay. And let us suppose X equals to Xi, that is the initial. So I can write, substituting this thing in this particular equation, we will get 0 is equals to AXI plus B, or I can write B is equals to minus AXI. This is the one equation which I get. ये एक इक्वेशन आया मेरे पास, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आइस पॉइंट पे हमने निकाला है, सो वी हैव टू डिटरमाइन फॉर स्टीम पॉइंट. For steam point T will be equal to 100. I am talking about water. So T is equals to 100. एंड लेट x इक्वल्स टू एक्सेस. वापस से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में. सो मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू AXS प्लस B. B की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस एंड आई विल गेट 100 इज इक्वल्स टू AXS माइनस AXI. सो आई विल गेट A इज इक्वल्स टू 100 अपॉन XS माइनस XI. ये मेरे पास आ गई एक का एक वैलिड इक्वेशन, ठीक है। सो मेरे पास अगर ए की इक्वेशन आ गई है, सो आई वुड हैव टू गेट बी की इक्वेशन. सो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, बी विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स आई. सो माइनस 100 XI डिवाइडेड बाई XS माइनस XI. सो द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू AX प्लस B. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B. A और B की वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 100x माइनस XI अपॉन XS माइनस XI. ये तो बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन हो गई, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट क्या है, आपको क्या याद रखना है, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. नाउ लेट अस सपोज मेरे पास एक डिग्री S करके मेरा एक खुद का एक स्केल है. मेरा खुद का एक स्केल है. जैसे थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे मैंने खुद का डिग्री सत्येंद्र करके मैंने अपना एक स्केल निकाला. मैंने क्या बोला कि वाटर जो है वो 200 डिग्री S पे आइस हो जाएगा और 700 डिग्री S पे स्टीम हो जाएगा या बॉयल हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा, ठीक है, स्टीम हो जाएगा. ये मेरा खुद का स्केल है. सो मुझे पता करना है कि 500 डिग्री एस पे क्या होगा, 500 डिग्री एस पे क्या होगा, उस पर क्या सिचुएशन रहेगी. सो मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, मैं वाटर से कंपेयर कर रहा हूँ. सो मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा.
यहाँ पर मैं एक तरफ लिखूंगा डिग्री एस और दूसरी तरफ लिखूंगा डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरा स्टैंडर्ड है। एंड देन आई विल ड्रॉ दिस। सो 100 डिग्री एस पे मेरा क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए 200 डिग्री एस पे क्या था, आइस था, मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस। और 7 डिग्री एस पे मेरा क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। सो मैं यही वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो यहाँ पर 200 डिग्री एस सेम लेवल पे लिखूंगा, 200 डिग्री एस। इसको मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस लिखूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 700 डिग्री एस है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे पता करना है 500 डिग्री एस पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो या तो आप ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो यहाँ पर आपके सामने है, ये इसको आप यूज कर सकते हैं, x माइनस एक्स आई एक्स एस माइनस एक्स आई, या फिर आप इंटरपोलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, ऐसे करके कर सकते हैं। मतलब 700 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 500 माइनस 200 दिस वन upon x, let us suppose this is x minus 0. So यहाँ से मैं x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, that is equals to 300 into 100 divided by 500, which comes out to be 60. So 60 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया, 500 डिग्री एस। सो ऐसे करके मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एज डिस्कस्ड कि आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा वर्क के बारे में। सो वर्क वी ऑल नो, वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस पर्टिकुलर फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं फोर्स, सॉरी दिस इज रॉन्ग, मैंने एक गलत स्टेटमेंट लिख दिया, आई एम सो सॉरी। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस pressure into area into displacement, this displacement let us suppose it is very small, बहुत ज़्यादा small है, so मैं इसको consider कर रहा हूँ dx, so I can write p a dx, जो कि हमारे पास आ जाएगा a into dx क्या हो जाएगा, area into a small value, so unit देखिए मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, so p dv। so वर्क डन का जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जनरलाइज्ड इक्वेशन किसके लिए, फॉर क्लोज सिस्टम के लिए। केसेस याद रखिएगा, फॉर क्लोज सिस्टम के लिए द वर्क डन इज W इज इक्वल टू पी डी वी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया था पिछले वाले लेक्चर में ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के केस के लिए जो भी हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं उन सब के बारे में। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे क्या, डिफरेंट इक्वेशन जो लाई करेंगे डिफरेंट केसेस के लिए। सो ये W इज इक्वल टू पी डी वी कब वैलिड है, W इज इक्वल टू पी डी वी तब वैलिड है जब एक क्लोज सिस्टम हो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। पिछली वाली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आप लोग पिछली वाली क्लास नहीं देखे हैं सो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर टू वॉच इट, और साथ में उसका टेस्ट भी दे दीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वर्क विल बी only when it crosses the boundary, when it cross the boundary, जब तक वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वर्क नहीं होगा। ठीक है, और साथ में भी ये पीडीवी कब पॉसिबल है, पीडीवी तभी पॉसिबल है जब वो रिवर्सिबल हो, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। ठीक है, ये तीनों केस सेटिस्फाई होना मस्ट है, तभी जा करके आप मतलब तीनों में से क्लोज सिस्टम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन आप तभी यूज कर पाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट वर्क। उसके बारे में जो कुछ भी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी वो भी बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो लेट अस कंसिडर केस नंबर 1 फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट volume process. Constant volume is also called as isochoric
and also it is called as isocoric and isometric process. ठीक है, तो हमें पता है वर्क, ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्लोज सिस्टम के बारे में, कंडीशन याद रखिए, क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ. सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी डीवी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है. सो अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा पीवी का, सो आई हैव टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट है, चाहे 1 पे हो, चाहे 2 पे हो, चाहे 3 पे हो, चाहे 4 पे हो, चाहे एंड सो ऑन. वॉल्यूम मेरा क्या है, वॉल्यूम यही का यही है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो डीवी विल बी इक्वल टू 0 and hence the work done will be equal to 0 for the case of constant volume isocoric or isometric process. ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है, साथ में क्या नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर से रिलेटेड. तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में अगर आप लोगे कांस्टेंट प्रेशर, इसका जो थोड़ा डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो मैं आज आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा. यू मस्ट रीड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ एंड यू मस्ट सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन फ्यूचर सेशन ऑल्सो, इन टुडे सेशन ऑल्सो. यू मस्ट सॉल्व इट, एंड उसकी वजह से मुझे पता लगता है कि आर यू रियली सीरियस और नॉट. लास्ट वाला जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट 3 था, उसमें केवल और केवल एक बच्चे ने केवल और केवल सॉल्व किया है. दैट वाज ओनली ऑफ 4 to 5 क्वेश्चन इटसेल्फ, 5 ही क्वेश्चन थे उसमें, और बाकी लोगों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया. सो नो नीड टू वरी, इवन दो वन स्टूडेंट इज ऑल्सो सीरियस, आई एम हैप्पी विद इट. सो कांस्टेंट प्रेशर के बारे में अब अगर मैं बात करूंगा, हमें क्या पता है, कांस्टेंट प्रेशर पी डीवी, प्रेशर इज कांस्टेंट, सो आई कैन राइट पी डीवी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट क्या कि हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे, लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ पी वी, यहां पर मैं वो कांस्टेंट प्रेशर को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दूंगा. प्रेशर इज कांस्टेंट 1 2 3 कहीं पर भी रहेंगे तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट. वॉल्यूम लेकिन चेंज हो रहा है हमारा कहां से, V1 से लेकर के V2 तक. सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट V1 टू V2 P dV. Since pressure is constant, so I can write P integration from V1 to V2 dV, or I can write P V2 minus V1. Constant pressure is also called as isobaric process and it is also called as isopistic process. ये बेसिक बातें आप जरूर याद में रखिएगा. ठीक है, सो V2 कैन बी रिटन एज P V final minus V initial. V1 is V initial. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. Isothermal process means what? The temperature is constant. Temperature is constant. अब अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो हमारे पास आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या है, PV इज इक्वल टू MRT. T इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि M भी क्या है कांस्टेंट है, R भी क्या है कांस्टेंट है, T भी क्या है कांस्टेंट है. सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ दिस इज अ सिमिलर इक्वेशन, अगर हमने मैथ्स ढंग से पढ़ी होगी, ये हमारा सिमिलर इक्वेशन है किसके, XY इज इक्वल टू कांस्टेंट के. सो जब भी कभी ऐसा होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने की वजह से जो इसका कर्व जो बनेगा, it will be something like this, PV, and the curve is going to be something like a curve, this like this. This is going to be PV is equals to constant. So अब अगर मैं वर्क डन फाइंड करूंगा, वर्क डन का इक्वेशन हमको पता है P dV, लेकिन हमको क्या पता है, PV is equals to constant. सो आई कैन राइट, यहां से मैं P को क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं P को लिख सकता हूं कांस्टेंट बाय वॉल्यूम. सो आई कैन राइट कांस्टेंट बाय वॉल्यूम dV. बट द थिंग इज दैट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वापस से मैं देखिए V1 से लेकर के V2 तक. सो आई एम गोइंग टू राइट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2 C by V dV. So it is going to be C log V2 minus V1, or I can also write C log V2 by V1. ओके, C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है क्या, PV इज इक्वल टू MRT, और यही MRT को मैंने C लिखा है. सो आई कैन राइट C इज इक्वल टू MRT और C इज इक्वल टू आई कैन राइट PV.
So I can write PV log V2 by V1, or I can write MRT1 log V2 by V1. कर्व कैसा बनेगा? कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस देखिए क्या होता है, कैसे होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया? देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज नो हीट ट्रांसफर। कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। मतलब ना ही बाहर से अंदर, ना ही अंदर से बाहर। एडियाबेटिक इज दैट प्रोसेस। इसका जो जनरलाइज इक्वेशन रहता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, दैट इज पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो वंस अगेन आप जब वर्क डन निकालेंगे सो वापस से वही होगा, क्या होगा? पी डी वी। पी की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? C अपॉन वी गामा। सो आई कैन राइट इट एज C अपॉन वी गामा डी वी। सिंस वापस से, क्योंकि कोई ना प्रोसेस तो हो ही रहा है, तो प्रोसेस की वजह से क्या होगा? कोई ना कोई इनिशियल वॉल्यूम होगी, कोई ना कोई फाइनल वॉल्यूम होगी। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, C अपॉन वी गामा डी वी। सो आई कैन राइट इट एज C को मैं बाहर ले जाता हूँ, V1 से V2 dV बाई वी गामा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत बच्चों को पता नहीं होता क्या करना है। वी गामा है, सो वी गामा को मैं क्या लिखूंगा? माइनस गामा, ऊपर की ओर लेते जाऊंगा एंड देन आई विल इंटीग्रेट इट। सो अगर मैं इसको ऊपर की ओर लेते जाऊंगा, सो मेरे पास जो इंटीग्रेशन का आएगा दैट विल बी वी माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 इंटू डी वी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सो आई दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो आई कैन टेक दिस ऑल्सो ऑन आउटसाइड। यहाँ पर मैं सॉरी दिस विल बी डी वी, क्योंकि इंटीग्रेट मैं कर चुका हूँ। सो V1 से V2, C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 बाहर ले लेते हैं एंड देन आई कैन राइट इट एज V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस 1 है, सो आई कैन ऑल्सो राइट C माइनस गामा प्लस 1। गामा को मैं ऐसे लिखता हूँ, बहुत लोग गामा को ऐसे लिखते हैं, मैं R में कंफ्यूज ना हो जाऊँ इसकी वजह से मैं गामा को ऐसे लिखता हूँ। सो दैट इज माई कन्वेंशन, ठीक है। सो V2 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? V2 की पावर माइनस गामा, प्लस साइन है, इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 रेज टू पावर माइनस गामा इंटू V1, ठीक है। सो आई कैन राइट C इंटू V2। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू क्या? PV गामा। सो आई कैन राइट C इज इक्वल टू PV गामा। सो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। सो C कैन ऑल्सो बी रिटन एज PV गामा। सो स्ट्रेट अवे ये देखिए, जब C की जगह मैं क्या रखूंगा? PV गामा रखूंगा, तो ये V गामा और V की पावर माइनस गामा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आई कैन राइट P V2 P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, और आई कैन राइट दिस एज P2, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 गामा माइनस 1, और यहाँ पर मैं माइनस लगा ऐसे करके लिख सकता हूँ। So the standard equation will be P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. This is going to be the work done. This is going to be the work done. Next, जो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका भी लगभग सेम ही रहेगा। सो अब अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, PV की पावर K इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इफ K इज इक्वल्स टू 0, अगर K 0 हो जाएगा, अगर K को मैं 0 रखता हूँ, सो PV की पावर 0 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। V की पावर 0, इट मीन्स व्हाट? प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो इट विल बी फॉर कांस्टेंट प्रेशर। इफ K इज इक्वल्स टू 1, आई कैन राइट PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस विल बी फॉर टेम्परेचर, आइसोथर्मल विल बी द इक्वेशन। इफ K इज इक्वल्स टू गामा, I can write PV raised to power gamma is equals to constant, which will be for adiabatic, okay. And if K is equals to N, it will be for polytropic. And if K is equals to infinite, so I can write V is equals to constant, that will be for constant volume. मतलब क्या? PV की पावर इनफाइनाइट, V इतना बड़ा है कि P उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाता है, दैट्स वाई V is equals to
पीवी की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन एट, जो कर्व, जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कर्व्स को लेकर के, सो वो कर्व के बारे में अभी बात करते हैं। So I have a pressure axis and volume axis। यहाँ पर अगर मुझे प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट रखना है, इट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर का क्या होगा, ये स्ट्रेट अवे डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, फॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम आई कैन राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। सो इट विल बी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सॉरी फॉर दैट, ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसके बाद हम तीन कर्व बनाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हम तीन कर्व बनाएंगे। वन कर्व विल बी लाइक दिस, सेकंड इज लाइक दिस एंड थर्ड इज लाइक दिस। सो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट करेगा, और ये पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करेगा, और बीच वाला क्या रहेगा, पीवी एन, दैट इज योर पॉलीट्रॉपिक। अब ये टेम्परेचर ऊपर क्यों आया और एडियाबेटिक नीचे क्यों गया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। ओके, नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर योर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी क्या है, कांस्टेंट है। सो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई कैन राइट पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल्स टू 0। सो आई कैन राइट पी डीवी is equals to minus VdP, or I can write it as dP by dV is equals to minus P upon V. This is the slope है ना, slope को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy by dx लिखते हैं। इसमें y एक्सिस में क्या है, इसमें y एक्सिस में P है, और x एक्सिस में क्या है, V है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज dP by dV। मैं स्लोप ही फाइंड कर रहा हूँ, आइसोथर्मल के लिए मैंने ये वाला स्लोप निकाला। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज for adiabatic process, PV gamma is equals to constant was the standard equation. So I am going to differentiate it. So P into gamma V times of gamma minus 1 into dV plus V gamma dP is equals to 0. I have to find dP by dV, so I can write it as P gamma V gamma minus 1 divided by V gamma. Okay, ये हमारे पास इक्वेशन आई। I can write this as P gamma, V की पावर क्या है, माइनस V की पावर गामा माइनस 1 है, so I can write it as V gamma by V. So I am going to write it as same V gamma upon V into V raised to power gamma. So V gamma would get cancelled and it will be P by V gamma. This will be dP by dV. Now अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है dP by dV gamma P by V, there will be minus sign, sorry, yes, minus sign. सो माइनस पी बाई वी और माइनस गामा पी बाई वी। सो अब अगर आइसोथर्मल का देखेंगे तो स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस पी बाई वी, और अगर हम लोग एडियाबेटिक का देखेंगे तो माइनस गामा पी बाई वी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोथर्मल, आई कैन राइट इट एज एडियाबेटिक का जो स्लोप है इज गामा टाइम्स आइसोथर्मल का स्लोप। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आइसोथर्मल का स्लोप कितना आया था, पी बाई वी माइनस पी बाई वी, और गामा टाइम्स गामा से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एडियाबेटिक का स्लोप आ जाएगा। अब स्लोप का मतलब क्या हो गया, स्लोप का मतलब क्या हो गया कि चढ़ाई, चढ़ना किस पर आसान है। अब हमारे पास तीन कर्व थे, एक ये कर्व, एक ये कर्व और एक ये कर्व। इसमें से मैं आपको तीनों के सामने ऐसे खड़ा कर दूं
तो चढ़ना यहां से लेकर के यहां तक चढ़ना किस पर आसान हो जाएगा? देखिए यहां पर आएंगे आप, चढ़ेंगे चढ़ेंगे, आपको दिक्कत आएगी यहां पर चढ़ने में, लेकिन यहां पर आप आराम तरीके से यहां पर चढ़ जाएंगे। इट मीन्स क्या? इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है? एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, इसी की वजह से चढ़ने में मुश्किल आ रही है। इसी की वजह से हम एडियाबैटिक के कर्व को नीचे बनाते हैं और आइसोथर्मल कर्व को ऊपर बनाते हैं। आई होप इतनी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है सो मेक श्योर करिए कि यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, गिव द थर्मोडायनेमिक्स थर्ड पार्ट टेस्ट, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड वाला टेस्ट दीजिए। मेक श्योर वट एवर आई एम गोइंग टू गिव यू रिगार्डिंग नोट्स एंड एक्स्ट्रा मटीरियल, it will be available on my telegram group. if you haven't joined it please join it. टेलीग्राम ग्रुप पर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल जो कुछ भी रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग की ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो पाए। इन केस ऑफ एनी डाउट मेक श्योर करिए कि आप कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से कुछ नए टॉपिक के साथ और थर्मोडायनेमिक्स के वापस से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फियर को दूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं एक बार वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर करिए कि यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन केस ऑफ एनी डाउट्स और सजेशन प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।